Hello everyone, I myself Suraj Modi. Today I am going to explain the concept of immovable property as per Transfer of Property Act 1882. Now here you see section 3. ये जो सेक्शन 3 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो इंटरप्रिटेशन क्लोज है उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन वहां पे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज एक्सक्लूड होगा. ओनली एक्सक्लूड only the things excluded from immovable property, those things mentioned under section 3 of Transfer of Property Act 1882. Now here under exclude you see your first point, standing timber, growing crops and growing grasses. So these three things are excluded from the concept of immovable property. सबसे पहले standing crops, standing timbers, growing crops and growing grasses. अभी growing crops और growing grasses क्या है, ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग पढ़ लेना किसका मतलब है. अभी standing timber के ये हम थोड़ा सा समझा जाता है. जो ट्री हम लोग प्लांटेशन किया है उसका मेन मोटिव ये है कि जब वो बड़ा हो जाएगा उसको कट करके उससे जो लकड़ी निकलेगा उससे हम लोग फर्नीचर या किसी काम में यूज कर लेगा. तो आवर मेन मोटिव टू कट दैट पर्टिकुलर ट्री इन फ्यूचर एंड फ्रॉम दैट वुड वी यूज इन मेकिंग फर्नीचर और एनीथिंग एल्स. सो दिस टाइप्स ऑफ ट्रीज कम्स अंडर स्टैंडिंग टिम्बर, जिसका लगाने का सिर्फ मेन मोटिव ये है कि उसको कट करके बाद में हम लोग उसको यूज करेगा, वो आएगा स्टैंडिंग टिम्बर के अंदर और ये एक्सक्लूड होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी में. इट मींस दीज थिंग्स आर नॉट कंसीडर्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी. नाउ सी सेक्शन 3 में तो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि एक्सक्लूड होगा, क्या क्या वो लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग को ये भी जानना है कि अब इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या चीज इंक्लूड होगा, क्या आएगा. अगर किसी एक्ट में कोई चीज के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट अच्छा से नहीं दिया हुआ है, देन वी नीड टू फॉलो द जनरल क्लोज एक्ट 1897. तो अभी हम लोग को जनरल क्लोज एक्ट 1897 देखना है कि इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर उसके बारे में क्या कुछ कॉन्सेप्ट है कि नहीं. तो इसमें जो सेक्शन 4 है इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में लिखा हुआ है और इसमें ये लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा. यहाँ पे क्या इंक्लूड होगा ये लिखा हुआ है सेक्शन 4 ऑफ जनरल क्लोज एक्ट एंड सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो एक्सक्लूड होगा वो लिखा हुआ है. ओके, क्या क्या इंक्लूड होगा. नंबर 1 लैंड, नंबर 2 बेनिफिट, यहां लिखा हुआ है लैंड बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, एंड नंबर 3 थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ. लैंड बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड एंड नंबर 3 थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ. अभी हम लोग को एक ही चीज समझना है कि लैंड का मतलब क्या है, नेक्स्ट बेनिफिट थिंग्स जो भी है वो सब एक ही का मीनिंग हम लोग समझना है. नाउ यू सी द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड. Land means surface of the earth. It includes everything upon the surface of the land. ये land का जो surface है इसके ऊपर upon the surface of the land, यहाँ पे ये भी जो भी होगा, सपोज कोई घर बना हुआ है, कोई गाछ है, कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, तो ये सब बोल रहा है just upon the surface of the land. So ये भी हम लोग का क्या होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा और ये लैंड के अंदर आएगा. नेक्स्ट अंडर द सरफेस, जमीन के नीचे, लाइक ऑयल एनी मिनरल्स. तो इस टाइप का जमीन के नीचे जो भी चीज होगा दैट इज द अंडर द सरफेस ऑफ द लैंड. एंड वन इज द अबव द सरफेस ऑफ द लैंड, अबव द सरफेस ऑफ द लैंड. अब ये अबव द सरफेस ऑफ द लैंड जो भी होगा ये भी हम लोग लैंड का कॉन्सेप्ट के अंदर आएगा. तो ये सब सारा चीज जो है ये लैंड का डेफिनेशन के अंदर आएगा. What? So here are three things. One is the upon the surface of the land, under the surface of the land, and last one is the above the surface of the land. So these three items comes under the concept of land, and this land is considered as immovable property. Next point, benefit to arise out of land. Benefit to arise out of land means जब कोई लैंड में कोई कंस्ट्रक्शन किया हुआ या कुछ ट्री है तो वहां से जो भी बेनिफिट आ रहा है, जो भी प्रॉफिट आ रहा है, सिंपली वी कैन से दैट एनी प्रॉफिट अराइजेस आउट ऑफ लैंड दैट इज आल्सो
considered as immovable property. Now point number 3, things attached to the earth. अब हम लोग को ये समझना है कि things attached to the earth का मतलब क्या है. What do you mean by things attached to the earth? Suppose this is the surface of the land. यहाँ पे एक घर बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, घर है. Suppose this is the house. अब ये हाउस का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये तो जमीन के नीचे से उसका कंस्ट्रक्शन होगा ना, या उसका जो बाउंड्री वाल है ये भी तो जमीन के नीचे से होगा. तो इस टाइप का आइटम को हम लोग बोलेगा थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ. थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ. अब इस अटैच्ड टू द अर्थ, इसके अंदर तीन कॉन्सेप्ट है. फर्स्ट कॉन्सेप्ट थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ. थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ मतलब जो चीज जमीन से टोटली डायरेक्टली अटैच है. सपोज जैसे हम बोला बाउंड्री वाल, हाउस हो गया, बिल्डिंग. तो दिस थिंग्स कम्स अंडर थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ, डायरेक्टली अटैच्ड विद द लैंड. नेक्स्ट पॉइंट अंडर सब पॉइंट दैट इज थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ के अंदर सेकंड सब पॉइंट में है थिंग्स अटैच्ड टू व्हाट सो एम्बेडेड इन द अर्थ. अगेन आई रिपीट द पॉइंट, थिंग्स अटैच्ड टू व्हाट सो एम्बेडेड इन द अर्थ. इसमें ये बोल रहा है कि जो चीज डायरेक्टली अर्थ का सरफेस से अटैच नहीं है, लेकिन जो चीज जमीन से अटैच है उसके साथ जो चीज अटैच है वो आएगा थिंग्स अटैच टू व्हाट सो एम्बेडेड इन द अर्थ. सपोज डोर, विंडो, या सपोज यहाँ पे कोई वाटर टैंक है. तो ये सब जो आइटम है ये सब डायरेक्टली सरफेस ऑफ द अर्थ, लैंड से तो अटैच नहीं है, लेकिन लैंड से अटैच क्या है, दैट बिल्डिंग. अब वो बिल्डिंग हो गया थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ. लेकिन उस बिल्डिंग में अटैच क्या है, डोर, विंडो, वाटर टैंक. सो दिस थिंग्स कम्स अंडर थिंग्स अटैच टू व्हाट सो एम्बेडेड इन द अर्थ. नेक्स्ट पॉइंट यू से थिंग्स रूटेड इन द अर्थ. Things rooted in the earth. Suppose one tree here. This is the surface. अब ये जो ट्री है, ये जो रूट जो है वो जमीन के नीचे से स्टार्ट होगा ना, तो इसको हम लोग बोलेगा थिंग्स रूटेड इन द अर्थ. मीन्स ट्री जो अर्थ से अटैच है. सो दिस थिंग्स ऑल्सो considered as immovable property, but except three items: standing timber, growing crops and growing grasses. ये जो तीन चीज है, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रोइंग ग्रासेस, एक्सेप्ट दिस थ्री आइटम्स, ऑल द ट्रीज considered as immovable property, and that comes under things rooted in the earth. Clear? So as per General Clause Act 1897 section 4, what things are included in the immovable property that is mentioned? And as per section 3 of the Transfer of Property Act 1882, what things are excluded from the immovable property that is mentioned. तो यहाँ पे immovable property में क्या क्या आएगा वो मेंशन है, और यहाँ पे immovable property में क्या नहीं आएगा वो मेंशन है. लेकिन हम लोग को दोनों जानना है. That is why you need to follow the section 3 of Transfer of Property Act as well as section 4 of General Clause Act. अब दोनों को कंबाइन करने के बाद जो कॉन्सेप्ट निकलेगा that is the actual concept of immovable property. तो ये दोनों कंबाइन करके ही पढ़ना पड़ेगा. अब ये जो थिंग्स अटैच्ड, ये थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ जो है पॉइंट नंबर 3, जो यहाँ पे इंक्लूड में लिखा हुआ है, थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ जो है ये जनरल क्लोज एक्ट 1897 सेक्शन 4 में इंक्लूड में लिखा हुआ है, लेकिन उसका मीनिंग मिलेगा हम लोग को सेक्शन 3 में ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में एक्सक्लूड क्या क्या एक्सक्लूड होगा ये लिखा हुआ है, और सेक्शन 4 ऑफ जनरल क्लोज एक्ट 1897 में क्या इंक्लूड होगा वो लिखा हुआ है. तो यहाँ पे इंक्लूड में तीन आइटम लिखा हुआ है, लैंड, बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ. लेकिन ये थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ जो इंक्लूड में लिखा हुआ है सेक्शन 4 ऑफ जनरल क्लोज एक्ट, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा हम लोग को सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. So finally we can say that this is the overall concept of the immovable property, but we need to follow section 3 of Transfer of Property Act as well as section 4 of General Clause Act 1897 and combine them, then only it will possible to find out some concept about the immovable property. Otherwise it will not possible to find the
concept of the immovable property. Okay, thank you.